हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है आप सबके? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस के ऊपर। और आप लोगों का आज ये सेवेंथ लेक्चर है, सातवां लेक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1। अभी यूनिट 1 ही चल रहा है। टोटल यूनिट कितने पढ़ने हैं? 9 यूनिट। यूनिट 1 जो कि अब खत्म होने की कगार पर है, आज नहीं होगा। अभी एक दो लेक्चर्स और लगने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो बेटे ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आ जाओ, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस क्लास को लेकर। तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबने कर रखा है, मुझे पता है। शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएं ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके और जो मेरी मेहनत यहाँ पर हो रही है वो मेहनत का रिजल्ट भी आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जब तक ये यूनिट कंप्लीट नहीं होगा हमारी रिवीजन कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी इस यूनिट की। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसकी मैं आपको पूरी रिवीजन करवाने वाला हूं। याद रखना, अगर रिवीजन स्टार्ट हो वीडियो को आगे नहीं करना है। ठीक है, वीडियो आगे बिल्कुल नहीं करना, पूरी रिवीजन को सुनना है। आपको मुझे पता है जल्दी बहुत है, लेकिन प्लीज हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये जल्दीबाजी नहीं मांगता है। वीडियो को आगे नहीं करना। ऑल वेल। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी जन्म तिथि थी 1 सितंबर 1872। लगता है ऑल ओवर इंडिया में, छोड़कर नहीं, मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर को। छोड़कर वाला शब्द सर क्यों यूज किया? पहले हुआ करता था जब धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर में, तब जम्मू एंड कश्मीर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता था। अब लगता है। क्लियर है? मतलब पूरे भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। फिर हमने स्टार्ट की इसकी डेफिनेशन से। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको एग्रीमेंट बनाना है, चेक कर लेना है एग्रीमेंट जो बनाया है उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो या नहीं। अगर ले सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती है कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑल वेल। और अगर हम बिजनेस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की हमेशा इंटेंशन होती है कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। एक कंक्लूजन यहां से निकलता है, वो क्या है? all contracts are agreement but all agreement are not contract. Generally social agreement are not contract, business agreement are contract. उससे पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई कहता था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन मतलब आप सबको पता है कि समथिंग इन रिटर्न। और प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? प्रॉमिस का सेक्शन नंबर 2 बी आपसे ये कहता है व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। ऑल वेल। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लियर होता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करवाया और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने 3 पोर्शन में बताया था। पहला पोर्शन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। जैसे ही क्रिएट कर लिया, चेक करो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं। और उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इन 3 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कंप्लीट हुए थे। पहला हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप क्रिएट किस तरीके से करते हो? तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हो कुछ 5 तरीकों से, अलग अलग 5 तरीकों से। या तो आप किसी एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस मतलब बोलकर या लिखकर। जैसे मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्लियर है? एक्सप्रेसली। और दूसरा क्या है? इम्प्लाइडली। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है? इम्पोज्ड बाय लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले वो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइडली बन जाता है, उसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कुली का आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऑल वेल। और एक बस स्टैंड का भी एक एग्जांपल दिया था। तीसरा था बेटे मेरे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड
टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, तो कई सारे एग्जांपल है, कैश विड्रॉवल फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन और वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। ठीक है, फिर था हमारा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से होते हैं, ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये पूरा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट था कौन सा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑल वेल, फिर हमने आगे बात करी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन करने के बाद नेक्स्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी क्या कहता है मेरे बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी में आप अपने एग्रीमेंट को जब बनाते हो तो वो एग्रीमेंट या तो वैलिड एग्रीमेंट होता है, अगर एग्रीमेंट वैलिड होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा दूसरा, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा तीसरा, या वॉइडेबल होगा चौथा, इलीगल होगा पांचवा, या अनएनफोर्सेबल होगा छठा। टोटल कितनी बातें पढ़ी थी हमने, 6 बातें, 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े। तो 6 का नंबर 1 था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बनाना चाहे तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे ये कहता है कि 10 के 10 पॉइंट कवर कर लेना, अगर ये सारे कवर हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज या तो वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल होगा या इलीगल होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 कहता है ये। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट हम रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। क्लियर है सर, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है, इसीलिए दूसरा पॉइंट था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पर एक केस स्टडी थी वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, जो मैंने क्लासरूम में भी बताई आपको इसी लेक्चर के दौरान, और मैंने ये भी कहा अगर आप देखना चाहें तो मेरी ये केस स्टडी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जस्ट अभी उस प्लेलिस्ट को मैंने क्रिएट किया है, सारी केस स्टडी को एक जगह पे मैंने मर्ज कर दिया है। कुछ पुरानी केस स्टडीज भी हैं जिनको अब मैं नए रूप में लेकर आने वाला हूं आप सबके सामने, वहां पर वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस आपको मिल जाएगा। तीसरा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आपको यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट टॉपिक मिलेगा और वहां उसकी डिटेल मिलेगी। फिलहाल यहाँ क्या बताया था कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, छोड़कर एक्सेप्ट 3 लोगों को, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऑल वेल, चौथा पॉइंट था कंसिडरेशन, जिसका एक लैटिन वर्ड था क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। पांचवा फ्री कंसेंट। हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के 10 पॉइंट। पहला क्या है, रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कंसिडरेशन, पांचवा फ्री कंसेंट, छठा क्या था बेटे, लॉफुल पर्पस, सातवां सर्टेनिटी, आठवां एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, नाइन्थ आपका क्या है, नाइन्थ क्या है, पॉसिबल टू परफॉर्म, 10वां है अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। ये 10 के 10 पॉइंट कवर कर लेना, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ऑल वेल, तो सर वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, हो सकता है आपने वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। वॉइड एग्रीमेंट दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी का। क्या कहते हैं इसके अंदर, वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड अब इनिशियो होते हैं। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यूजलेस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऑल वेल, जैसे कि अगर मैं किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता हूं या किसी भी पर्सन के साथ विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट करता हूं, तो ये सारे एग्रीमेंट मेरे यूजलेस एग्रीमेंट है, इनका कोई अर्थ नहीं है और वो स्टार्टिंग से यूजलेस है, इसीलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 3 नंबर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड थे लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ इम्पॉसिबिलिटीज हो गई जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना मुश्किल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया बाद में। यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक फार्मर होता है और फार्मर ने वादा किया कि 2 महीने बाद अपने खेतों के सारे आलू मैं आपको बेच दूंगा 5 रुपए पर केजी। तो एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, फार्मर ने पूरी मेहनत करी, खेतों में आलू तैयार हो गए, फसल तैयार थी, लेकिन आलू की डिलीवरी से एक दिन पहले खेतों से जब आलू निकालने थे भयंकर बारिश हुई जिसकी वजह से सारे आलू जो है वो खराब हो गए। अब ऐसे में जो सामने वाला पर्सन है जिसने आलू का एग्रीमेंट किया था वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल वेल, कुछ बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट
जो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। फिर हमने बात करी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो मेरे प्यारो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफेंडेंट पार्टी। ये तो लॉ की लैंग्वेज है सर, अपनी स्टाइल में बताओ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ में या तो धमकी देकर या मोरल प्रेशर कर कर या फ्रॉड कर कर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जिसमें सामने वाली पार्टी की मजबूरी थी कॉन्ट्रैक्ट बनाना, बट बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कैंसिल करवा सकता है। यहां मैंने आपको एक शाहरुख खान वाला भी एग्जांपल दिया होगा, मेरे नोट्स के अंदर था, और हमने बुक के अंदर भी कई सारे एग्जांपल इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़े थे। सेकंड लास्ट है आपका इलीगल। तो इलीगल और वॉइड में क्या फर्क होता है? इलीगल वॉइड भी होता है और पनिशेबल भी होता है, मतलब पनिशमेंट भी मिलेगी। और वॉइड क्या होता है? वॉइड सिर्फ वॉइड होता है। इलीगल के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट, जुड़े हुए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वॉइड के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट, जुड़े हुए एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया था। और अगला था हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट which are good in substance but due to some technical reason like not proper stamping, not proper registered, the contract becomes unenforceable। क्या बोला सर आपने? वैसे तो रेगुलर क्लास में कई बार समझाया हुआ है, एक बार और समझाता हूं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हर मामले में ठीक थे, सारी चीजें ओके थी, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब वो अनएनफोर्सेबल हो गया, मतलब एनफोर्सेबल का उल्टा। अब इस पर लीगल राइट नहीं है हमारा। जैसे प्रॉपर राइटिंग नहीं था, साइन नहीं था, डेट गलत लिख दी, सिग्नेचर गलत कर दिए, ऑल वेल, या उसका टाइम पूरा हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड। तो मैंने आपको लिमिटेशन पीरियड के बारे में भी बताया था कि जब भी कोई क्रेडिटर किसी डेटर को लोन देता है और ड्यू डेट के बाद डेटर ने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया, तो क्रेडिटर पे 3 साल का टाइम होता है उस पर लीगल एक्शन लेने का। अगर क्रेडिटर लीगल एक्शन नहीं लेता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्रेडिटर 3 साल बाद लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ऑल वेल, तो ये हो गए हमारे। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, पूरा बता दिया, रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बता दिया। तीसरा है मेरे प्यारो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर लेती हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अभी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करती, अभी सिर्फ एग्रीमेंट बनाए। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, एक होता है हमारा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो फुलफिल करेंगी, एग्जीक्यूटरी का पार्ट होता है। ऑल वेल, ये हमारा हो गया था। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, इसके अंदर हमने क्या बात करी? नेक्स्ट बात मेरे बच्चे, हमने बात करी ऑफर की। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर का मतलब सेक्शन नंबर 2A, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए ऑफर क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing any activity or things etc is called offer। जब कोई एक पर्सन किसी सामने वाले दूसरे पर्सन को कोई अपनी विलिंगनेस शेयर करता है, एक्सप्रेस करता है। अच्छा, एक्सप्रेस पता है क्यों कर रहा है? ताकि वो सामने वाले पर्सन की एसेंट ले सके, मतलब सहमति ले सके। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे ऑफर। तो इसकी एक बार और डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं मैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing any activity or thing etc to obtain the assent of other person with the intention to obtain the assent of other person is called offer। क्लियर है? तो ऑफर की डेफिनेशन को मैंने तोड़ा मरोड़ा क्या बताया था? द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, उसको आप प्रोमीजर भी कहते हो। द पर्सन टू whom the offer is given is called प्रोमीजी, जिसको ऑफर मिला उसको प्रोमीजी कहते हैं।
ऑफरर वाला बंदा जो है वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वो क्लियरली बताएगा कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहोगे। और जब वो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है तो वहां पर वो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन नहीं कर रहा है, वहां पर वो बंदा सामने वाले पर्सन की एसेंट सहमति लेने के लिए अपने ऑफर को दे रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑफर का डेफिनेशन था। फिर मैंने आप लोगों को ऑफर के क्या बताए थे, टाइप्स बताए थे। तो ऑफर के टाइप्स हम लोगों ने क्या पढ़े, 5 टाइप्स पढ़े थे। एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, मतलब ऑफरी कौन है। ठीक है, तो एक होता है जनरल ऑफर, एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, और स्पेसिफिक ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। ऑल वेल। फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। 2 तरीकों के ऑफर होते हैं, तो वो कौन से ऑफर होते हैं, एक होता है मेरा काउंटर ऑफर, एक होता है क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मींस व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। और क्रॉस ऑफर मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। लास्ट था हमारा स्टैंडिंग ऑफर, जैसे आपने मिल्कमैन वगैरह को कोई ऑफर दिया तो वो आपका स्टैंडिंग ऑफर है। तो ये थी यहां तक की रिवीजन। अच्छा, जनरल ऑफर के अंदर एक केस भी था आपका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। तो वो केस भी आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर देख लेना है। ऑल वेल। तो वैसे मैंने वो केस आपको रेगुलर क्लास में पूरा बता दिया है। अगर आपने वो पिछली क्लास अटेंड की है तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेपरेटली देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आज की क्लास को हम बेटे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसी को बादाम का जूस पीना है तो वो पी सकता है। ओके मेरे प्यारो, कम। तो टॉपिक है हमारा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। किसी भी वैलिड ऑफर को बनाने के लिए क्या एसेंशियल्स की आवश्यकता होती है। तो इस टॉपिक को मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, पहले ये टॉपिक मैं बताऊंगा यहां पर अपने आप, फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या मेरे नोट्स के अंदर, और फिर हम आने वाले हैं इस किताब के ऊपर, बुक के ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑफर के क्या एसेंशियल्स। इसको आप ना रूल्स भी बोल सकते हो, रूल्स अबाउट ऑफर। ऑफर का क्या रूल। ठीक है, तो रूल नंबर 1, आप ऑफर की अगर बात करते हैं तो रूल नंबर 1 क्या कहता है ऑफर का, ऑफर मस्ट बी मेड with intention to create legal relation। मैं आपको कुछ रूल्स अपने हाथों से सामने लिखवा कर पहले समझाऊंगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको समझे। क्या कह रहा है, ऑफर मस्ट बी मेड, जब भी आप कोई ऑफर दे रहे हो तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप लीगल रिलेशन बनाए। क्लियर है? कुल मिलाकर ये यहां पर ये समझाना चाह रहा है कि कोई भी पार्टी जब ऑफर देती है ना तो वो सोशल ऑफर ना दे। वो कौन से ऑफर को देगी, वो पार्टी देगी बिजनेस ऑफर। कौन से ऑफर को बच्चे, बिजनेस ऑफर को देना, सोशल ऑफर नहीं देना। जैसे ये सोशल ऑफर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ए और बी है, ए ने बी को अपनी शादी के लिए इनवाइट करा तो ऑफर ही दिया होगा। जनरली कोई भी किसी को शादी में, ब्याह में, कहीं भी बुलाता है तो सामने वाला पार्टी कभी मना थोड़ी करता है। तो बी ने बोला यस आई विल अटेंड योर मैरिज, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब मान लो जिस दिन शादी थी
उस दिन मिस्टर बी को कोई काम था, कोई अर्जेंट काम था, जिस अर्जेंट काम की वजह से मिस्टर बी शादी में नहीं पहुंच पाया। तो क्या अब मिस्टर ए मिस्टर बी के ना पहुंच पाने से क्या वो लीगल एक्शन ले सकता है बी के खिलाफ? बेटे अगर ऐसा होने लग जाए तो सब लोग जो है वो जेल में ही पड़े रहे। इनफैक्ट मैं खुद, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन शादी के 5-5 अलग अलग कार्ड जो है वो मिल जाते हैं। अब ये एक अकेला बंदा कितनी शादियों में जाएगा? अगर एक शादी में चले गए तो 4 में नहीं जा पाएंगे। तो क्या वो हमारे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बेटे वो सोशल ऑफर दिया था। जब आप किसी को सोशल ऑफर देते हो, बर्थडे में बुलाते हो, शादी में बुलाते हो, तो क्या आपकी इंटेंशन होती है कि आप उससे लीगल रिलेशन बना रहे हो? नहीं ना। हाँ, आप किसी की कार खरीद रहे हो, किसी का घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, कोई टैक्सी हायर कर रहे हो, तो इन सारी सिचुएशन में आपकी लीगल रिलेशन होती है, इंटेंशन। तो पहला रूल ऑफर का यही है, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑल वेल बेटे, समझ में आ गया? तो आप एक काम करो, यहां पर वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर वाले केस को भी याद कर लो। तो गुरुजी क्या था ये केस, एक बार और शॉर्टकट में बता दो। वैसे मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने 2 बार ये केस एक्सप्लेन किया है, और एक बार मेरे आप अलग से मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक बार और फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर होते हैं जो सिलोन में रहते हैं। पुराने जमाने का केस है, श्रीलंका बोलते हैं आज की डेट में उस जगह को। वो घूमने जाते हैं लंदन। लंदन में मिसेस वेलफेयर बीमार हो जाती है। मिस्टर वेलफेयर को अपने काम के लिए सिलोन वापस आना होता है। तो मिस्टर वेलफेयर मिसेस वेलफेयर को ये ऑफर देता है कि आप यही रहो, आपका यहाँ इलाज चल रहा है, मैं वहां से आपके पैसे भेजता रहूंगा आपके लिए। तो मिसेस वेलफेयर बोलती है ठीक है, आप मुझे वहां से पैसे भेज देना। तो देखा जाए तो एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यानी कि एग्रीमेंट बन गया मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर के बीच में। मिस्टर वेलफेयर उनको पैसे नहीं दे पाया किसी कारणवश। मिसेस वेलफेयर को गुस्सा आ गया, वो कोर्ट चली गई। मिसेस वेलफेयर ने बोला इसने मुझे मेरे साथ में एग्रीमेंट बनाया और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। कोर्ट कह रहा है कि क्या आपके हर डोमेस्टिक एग्रीमेंट के लिए आप बार बार कोर्ट आओगे? आपके हस्बैंड ने बोला मैं शाम को आते वक्त जूस ले आऊंगा, वो नहीं लेकर आ पाया, तो क्या आप कोर्ट में केस करोगे? आपके हस्बैंड ने बोला कि मैं शाम को आते वक्त ये ले आऊंगा, वो नहीं ले पाया, तो केस करोगे? कभी कभी होता है ना ऐसा, बोलते हैं कि मैं तुझे एनिवर्सरी पे जो है वो गोल्ड रिंग दिलवाऊंगा, नहीं दिलवा पाए, तो क्या केस फाइल करोगे? नहीं। ये डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट पे यू कैन नॉट टेक लीगल एक्शन। ऑल वेल। तो ये मेरा पहला है, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दूसरे वाले को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। कई बच्चे यहाँ पर रट वट मार के आगे बढ़ जाते हैं और उनको ये फिर बड़ी दिक्कत करता है बाद में। आपको रटना नहीं है। नंबर 2। अब ये नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 कहता है मेरे प्यारों, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कह रहा है कि आप ऑफर का कम्युनिकेशन करो। और सही बात है। अब जैसे कि यहाँ ए है, ये बी है, मान लो ए बी को अपनी कोई विलिंगनेस एक्सप्रेस करना चाहता है ताकि वो बी की एसेंट ले सके। मतलब ए बी को एक ऑफर देना चाहता है, तो भाई ए बी को अपने ऑफर की कम्युनिकेशन तो करेगा ना, ऑफर देगा, तभी तो बी उस ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस देगा और तभी वो चीज एग्रीमेंट बनेगी। और अगर वो बिजनेस एग्रीमेंट है तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरे स्टेप्स है। अब ऐसा थोड़ी कि आप ऑफर दो ना तो सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस कैसे देगा? कभी भी एक्सेप्टेंस आ गई है बिना ऑफर दिए हो ही नहीं सकता। आपका एग्रीमेंट ही कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। तो कहते हैं ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। ठीक है, यहां 2 पार्टी है, कौन सी? ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होती है? जब ये बात ऑफरी को पता हो। ऑफरी को बात पता नहीं है, जब ऑफर दिया गया ये बात ऑफरी को नहीं पता और ऑफरी पहुंच गया एक्सेप्टेंस देने, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर एक केस स्टडी आई थी। क्या आया था मेरे प्यारो? एक केस स्टडी आई थी यहां पर।
अब ये केस स्टडी क्या थी, जरा इसको भी बहुत प्यार से सुन लो। ये केस भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, बट आप यहीं पर सुनो बहुत अच्छे से। ये केस था बेटे, केस का नाम था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या केस था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का ये केस था। अब ये केस क्या था बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके इंस्टीट्यूट ने कई बार पूछा हुआ है, आगे पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो क्या था बेटा, ये जो जी था बॉस, बॉस मतलब मालिक, घर का मालिक, और जो एल था लालमन शुक्ला वो उसका था नौकर, सर्वेंट, चाय वाय पिलाता था, घर की साफ सफाई वगैरह ये सब करता था। तो जो जी था गौरी दत्त, उसका एक नेफ्यू था, भांजा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भांजे साहब जो है वो गौरी दत्त के घर पे आए हुए थे, अपने मामा जी के यहाँ खेलने कूदने आए थे, घूमने फिरने छुट्टियों में। तो क्या हुआ जी, ये नेफ्यू जो है, और ये बच्चे तो आपको पता ही थोड़े से शैतान किस्म के होते हैं, आप लोग भी थे, मैं भी होऊंगा। ये कहीं खो गया, ठीक है जी, ये खो गया खेलते खेलते, ये कहीं कोई गायब हो गया। अब गौरी दत्त जी आराम से अंदर बैठे हुए, वो बाहर आए, उन्होंने ढूंढा कि यार कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया। ध्यान से सुनना बेटे, गौरी दत्त जो है वो ढूंढ रहे कि यार ये मेरा भांजा है वो खो गया, वो कहाँ गया। अब ये ढूंढते ढूंढते अब तो थोड़ा बेचैनी हो गई, पूरा घर देख लिया कहीं नहीं है। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को बोला कि भाई जाओ और मेरे भांजे को ढूंढ कर लाओ, जाओ ढूंढने। और ये फर्ज बनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ये नौकर है, इस वजह से फर्ज बनता है, एक बच्चा खो गया तो सर्वेंट जो है वो उसको ढूंढने चला गया, लालमन शुक्ला ढूंढने चला गया। ऑल वेल, अब ढूंढने चला गया, काफी देर हो गई, लालमन शुक्ला भी नहीं आया, बच्चा कहीं मिल नहीं रहा, आस पड़ोस देख लिया कहीं नहीं मिल रहा। तो गौरी दत्त ने क्या करा, उस समय उसको कुछ सूझा नहीं, उसने बोला कि जो भी, मतलब एनीवन, मेरे भांजे को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं दूंगा रिवॉर्ड, मान लो 10,000 रुपए का, ठीक है, उसे दूंगा इनाम 10,000 रुपए का। तो ये एक ऑफर दिया था, किसने? गौरी दत्त ने। तो मेरे बच्चों बताओ ये कौन सा ऑफर था, अभी पीछे पढ़कर आए हो? ये था जनरल ऑफर, ठीक है जी, ये जनरल ऑफर था। तो गौरी दत्त ने ये ऑफर दिया। अब क्या होता है कि लालमन शुक्ला उस नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता है, को ढूंढ कर ले आया। लालमन शुक्ला आराम से घर पे आया, उसने बोला लो जी ये रहा आपका भांजा, वो पड़ोसी वाली पिंकी के साथ घूमने गया हुआ था। तो गौरी दत्त खुश हो गया कि भांजे को देख के, चल भाई ठीक है। तो सब अंदर अंदर चले गए, सब अपना अपना काम करने लगे, और थोड़ी देर बाद लालमन शुक्ला को पता लगा, अरे भाई गौरी दत्त ने तो इस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। आई बात समझ? तो लालमन शुक्ला गौरी दत्त के पास गया, लाओ मालिक मेरे इनाम के पैसे दो। गौरी दत्त कह रहा है कौन सा इनाम? लालमन शुक्ला कह रहा है कि आपने ही तो ये जनरल ऑफर दिया है कि कोई भी मेरे सर्वे नेफ्यू को ढूंढ कर ले आएगा तो उसको 10,000 मिलेंगे। तो गौरी दत्त बोला हाँ मैंने ऑफर दिया है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन आपको इस ऑफर की नॉलेज तो थी नहीं, आप मुझे एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? आपको आपके पास ऑफर पहुंचा ही नहीं है, और ये जेन्युइन बात थी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, यही होता है ना। तो लालमन शुक्ला आपको ऑफर तो पता ही नहीं,
तो फॉर्मूले में तो सिर्फ आप मुझे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऑफर के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी तो ये एग्रीमेंट कैसे बन गया? हमारे बीच में तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। दोनों ही बड़े तेज थे, लालमन शुक्ला नौकर होने के बाद, अब अमूमन भारत में नौकरों को लॉ के बारे में इतना नहीं पता होता, गौरी दत्त भी समझदार। लालमन शुक्ला को गुस्सा आया, वो उसको किसी ने सलाह दी कि भाई तुम उसके खिलाफ केस करो, तो लालमन शुक्ला ने केस करा। यहाँ केस का नाम पड़ा वर्सेस गौरी दत्त। ऑल वेल, कोर्ट में बात गई। कोर्ट में जज साहब ने देखा इस केस को। अब जज साहब ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फॉर्मूले को पूछा, क्या है जी? तो फॉर्मूला है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। बट लालमन शुक्ला को ऑफर तो मिला ही नहीं, उसको तो नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की। और ऑफर का रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब आप एक्सेप्टेंस तब दे सकते हो जब आपको ऑफर के बारे में पता हो। तो जनरल ऑफर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लिखा होता है गुमशुदा की तलाश। तो मैंने अगर उसको पढ़ा है तो उसका मतलब पढ़ने के बाद अब वो ऑफर मुझे कम्युनिकेट हो गया। उसके बाद मैंने उस गुमशुदा बंदे को ढूंढ दिया तो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि इस पे रिवॉर्ड है और मैं उस बंदे को ढूंढ के ले गया, तो सामने वाले पे ये अधिकार है, वो मुझे मना कर सकता है। हालांकि बंदे मना करते नहीं है, उनका बंदा मिल गया, मना क्या करेंगे? बट अगर वो मना करेगा तो आप लोग रिवॉर्ड के हकदार नहीं हो, बिकॉज कम्युनिकेशन हुई नहीं। ऑल वेल, समझ में आ गया? उम्मीद है मैं आपको ये केस बता पाया। तो 2 बात मैंने आपको बताई, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है? ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2 कह रहा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कम्युनिकेशन ऑफर का होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन ऑफर की कब कंप्लीट होती है? व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। नंबर 3 बात ये है मेरे प्यारो, नंबर 3 कहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर की, वो होनी चाहिए क्या? सर्टेन। ध्यान से सुनना, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जब भी मैं कोई ऑफर दे रहा हूं वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब होता है बेटे अनक्लियर, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। देखो नए कानून के वर्ड बता रहा हूं, एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अनक्लियर, ठीक है? जब भी आप कभी किसी को ऑफर देंगे तो आपके ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि क्या मेरी कार आप खरीदोगे? तो आपने कहा कितने रुपए में? मैंने कहा जो मर्जी दे देना, कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी इच्छा है, आप तो अपने ही हो, कुछ भी दे देना। क्या यार सर्टेनिटी है कि कंसीडरेशन क्या मिलने वाला है? नहीं ना। तो ऑफर जब भी आप देंगे तो वहां सर्टेनिटी का होना बहुत जरूरी है, निश्चितता होनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आया कि सर फीस क्या है, तो मैं एग्जैक्ट फीस बताऊंगा, 7,000 फीस है आपकी, 60 क्लासेस लगेंगी, और एक क्लास तकरीबन, रिकॉर्डेड क्लास अगर लेते हैं तो एक क्लास तकरीबन 1 घंटे की होगी, और आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको प्लस नोट्स मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी सर्टेनिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सर्टेनिटी नहीं है एग्रीमेंट में तो वो ऑफर जो है वो सही नहीं है। ऑल वेल, 3 बात हो गई। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। क्या कह रहा है? ऑफर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन से। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं सोच रहा हूं अपना कैमरा बेच दूं, मैंने अपने किसी दोस्त को बोला दैट आई एम थिंकिंग टू सेल माई कैमरा फॉर ₹10,000। इज इट ऑफर बेटे? दिस इज नॉट ऑफर, दिस इज जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। और ऑफर की शुरुआती क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट ऑफर। ऑफर हमेशा क्लियरली आप लोगों को देना है। यानी कि मैं क्या बताया था मैंने ऑफर की डेफिनेशन में? when one person signifies his willingness to do or abstain from doing any activity with a view to obtain the assent of other person is called what? Offer. All well? Hello? हेलो? हेलो? सर थोड़ी देर में फोन कर सकता हूँ? सर वो तो कंप्लीट हो चुका है।
नहीं 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 नहीं। हाँ जी सर। सर कल का तो शेड्यूल यही है कि कल तो उन सबके बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी है। तो मतलब हाँ हाँ हाँ। और उसका फाउंडेशन की आज ले ली थी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं कॉल बैक करूँगा अभी आपको आधे घंटे में। ओके सर। तो ओके बेटे, सॉरी बच्चे। तो हमने अभी तक कितने रूल पढ़े? 4 रूल पढ़े। कौन से 4 रूल मैंने बताया? सबसे पहला रूल, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2 क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जहां मैंने आपको एक केस स्टडी बताई, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नंबर 3 मैंने आपको बताया, ऑफर मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। वेग मतलब अनक्लियर होता है, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया? offer must be different from declaration of intention. If you are declaring your intention, then it will not be treated as offer. All well. नंबर 5, अच्छा ये मेरे सीक्वेंस है बेटे, इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस नहीं है, स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस अलग है। मोटा मोटा ऐसे ही सीक्वेंस होंगे। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू, अब ये क्या आ गया सर अजीब सा? मैं ये कह रहा हूं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या होता है सर? देखो ऑफर का मतलब तो सिंपल है। ए ने बी को बोला, क्या तू मेरी कार खरीदेगा, क्या तू मुझे पढ़ाएगा, क्या तू मुझे सब्जी बेचेगा, क्या तू मुझे अपना घर बेचेगा, तू मेरे खिलाफ ये मत कर, मैं तुझे दूंगा पैसे। मतलब टू डू और नॉट टू डू, कुल मिलाकर ऑफर सिंपल होता है, सिग्निफाइज द इंटेंशन। ऑल वेल। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्सन, जैसे कि ये मिस्टर ए है, ये कुछ लोगों को हिंट दे रहा है, ठीक है? अब ये लोग उस हिंट को समझकर जो है वो ऑफर देंगे। क्या कह रहा? इनविटेशन टू ऑफर मीन्स व्हेन वन पर्सन गिव्स सम हिंट टू अदर पर्सन्स and other persons after understanding the hint given gives offer। एक एग्जांपल दो सर। एक क्या, बहुत सारे देता हूं बेटे मेरे। सबसे पहला एग्जांपल, मान लो कि आप किसी शॉपिंग मॉल गए या किसी मार्केट गए, तो उस मार्केट में किसी शॉप के ऊपर लिखा हुआ है, किसी मान लो ये वो कपड़े पहन के पुतले खड़े होते हैं, तो उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है सेल 700। ठीक है, वो लिखा है। तो आप उसकी शॉप पर गए और आपने कहा भाई 700 रुपये में आप ये हमें दे रहे हो, दे दो। शॉपकीपर ने मना कर दिया, नहीं सर वो तो बिक गया है या वो अवेलेबल नहीं है। अब आप गुस्से में आ गए, भाई क्यों, तूने तो मुझे बुलाया है। शॉपकीपर कह रहा है मैंने कब बुलाया सर आपको? उसने कहा बाहर तूने ये बोर्ड लगा हुआ है। शॉपकीपर, सर ये मेरी मेरी तरफ से इनविटेशन है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आए, आप मुझे ऑफर दें और फिर मैं आपको एक्सेप्टेंस दूं या ना दूं। तो शॉप वाला अगर मना कर देता है तो आपको वहां से जाना पड़ेगा। इससे और अच्छा एग्जांपल ध्यान से सुनो। मान लो कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर, आपने न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम जरूर पढ़ा होगा। आप लोगों का फेवरेट कॉलम मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मतलब जिस अखबार के अंदर एक दो पेज होते हैं सबसे आखिरी में, जिसमें वो शादियों के विज्ञापन होते हैं। मान लो कि कोई लड़की है, कोई गर्ल है, उस लड़की ने अखबार में ऐड दिया कि भाई मुझे एक गोरे रंग का 50 में जिसकी सैलरी हो, मतलब कम से कम 1 लाख, हाइट उसकी 5'6" से लेकर 5'10" तक हो, और वो पढ़ा लिखा कम से कम ग्रेजुएट हो। तो अगर कोई ऐसा मेरी प्रोफाइल, अगर इस प्रोफाइल से मैच करता हो, तो वो मुझे शादी के लिए जो है वो मेरे पास आ सकता है। नीचे फोन नंबर दे दिया मान लो, ठीक है। अब मान लो इस एड से मैच करते हुए 5,000 लोग हैं जिन्होंने इस एड को पढ़ा। मान लो ये ऑफर होता है इस लड़की की तरफ से
तो 5 के 5,000 लोग जो है वो एक्सेप्टेंस देने चले गए इस लड़की के पास। मतलब क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ये लड़की तो भाई साहब पागल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये ऑफर था ही नहीं लड़की की तरफ से, इस लड़की की तरफ से ये था इनविटेशन टू ऑफर। क्या थे अब, इनविटेशन टू ऑफर। अब इन 5,000 लोगों ने इन उसकी इस कंडीशन को समझते हुए ऑफर दिया होगा। इस लड़की को उन 5,000 में से अगर कोई पसंद आया, अगर मैं वर्ड वर्ड बोल रहा हूं, अगर कोई पसंद आया तो वो उससे शादी कर लेगी, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगी। ऑल वेल, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो किसी बंदे ने, मिस्टर ए मान लो, या मिस्टर ए छोड़ो, हम बात कर रहे हैं एम एस धोनी की। एम एस धोनी ने अपने बैट को नीलाम करने की सोची। तो नीलामी के लिए एक एडवर्टीजमेंट दी गई अखबार में कि भाई एम एस धोनी का क्रिकेट बैट, क्रिकेट किट है, वो नीलाम होने जा रही है, जिस किसी को भी चाहिए वो लोग नीलामी में आ सकते हैं। तो नीलामी में इतने सारे लोग आए। क्लियर है। तो नीलामी में इतने सारे लोग आए। अब यहां पर स्टार्ट हो गई बेटे मेरे बिडिंग। क्या स्टार्ट हो गई, बिडिंग। ये सब होते हैं बिडर। और एम एस धोनी खुद तो खड़ा नहीं होगा, इसका एजेंट खड़ा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्शनीर। क्या कहते हैं, ऑक्शनीर, द एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। तो बोली लगनी स्टार्ट हो गई। अचानक से एम एस धोनी के मूड में आया कि भाई मैं बैट नहीं बेच रहा। तो ऑक्शनीर ने क्या करा, बिडर्स को बोला आप लोग जा सकते हैं। तो क्या बिडर यहाँ पर लीगल एक्शन लेगा? इतनी दूर से बुला लिया आप लोगों ने, अब बोली भी नहीं लगा रहे, आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ ही नहीं बेटे। ऑक्शनीर ने एडवर्टीजमेंट दी थी, वो इनवाइट किया था कि आप आओ और आप ऑफर दो। तो आपके ऑफर देते वक्त हो सकता है आपका ऑफर हमें अच्छा ही नहीं लगा। आप बोली कम पैसों की लगा रहे हो, एम एस धोनी को ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, धोनी ने मना कर दिया, तो इन सबको वापस जाना पड़ेगा। ऑल वेल, समझ में आ गया। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो आप किसी को इनवाइट मत करना ऑफर देने के लिए, आप सीधा सीधा ऑफर देना। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अगला तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने पहला क्या बताया, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट बेटा, नंबर 2, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नंबर 5, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। नंबर 6 की बात करते हैं। ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। सर ये क्या बोल दिया आपने? ऑफर में ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तेरे ना करने पर भी ऑफर माना जाए। क्या है ये, समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दूं। ए ने बी को बोला कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा 10 लाख में? एक हफ्ते में आंसर दे दियो, वरना मैं मान लूंगा कि तेरा आंसर यस है। मान ले एक हफ्ते के अंदर भूल गया मिस्टर बी, तो बी के पास ए का सीधा सम्मन पहुंचा, सीधा कोर्ट का जो है लीगल नोटिस पहुंचा कि तूने एग्रीमेंट बनाया और वो तोड़ दिया। बी कह रहा तेरी की, ये क्या हो गया? मतलब अब दोबारा सुनो, पॉइंट क्या है, ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन। ऑफर में वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि कुछ ना करने पर, मतलब एक हफ्ते में अगर रिप्लाई तेरा नहीं आएगा ना करने पर, कुछ ना करने पर भी वो एक्सेप्टेंस मानी जाए। ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऑल वेल, तो ए ने बी को बोला ये कार खरीद 10 लाख में, और अगर तेरा जवाब एक हफ्ते में नहीं आया तो फिर मैं मान लूंगा कार तू खरीदने के लिए तूने हाँ बोल दिया। तो ये तो हेड भी ए का और टेल भी ए का, सब कुछ ए ही का है। समझ में आ गई बात। और 7वां पॉइंट कह रहा है ऑफर
मे बी कंडीशनल, कंडीशनल ऑफर हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। अब जैसे कि कोई बंदा कोई गुड्स बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो सामान को बेचते वक्त वो एक कंडीशन लगा सकता है कि भाई पेमेंट मैं सिर्फ कैश ही लूंगा, या पेमेंट मैं सिर्फ यूपीआई लूंगा, या पेमेंट मैं सिर्फ कार्ड से लूंगा। तो ये कंडीशन तो सेलर पे डिपेंड करती है ना। बायर, मान लो बायर पे कैश है और सामने वाला कह रहा है भाई मैं कैश एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे यहाँ सारी ट्रांजेक्शन वाइट में होती है, तो वी डोंट एक्सेप्ट कैश। तो ऐसे में अब सामने वाले पर्सन को कैश के अलावा पेमेंट कार्ड से ही करनी पड़ेगी, वरना सामान मत लो। या एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपने यहाँ किराए पे रखा, रखते वक्त साफ बोला कि मेरे यहाँ आप किराए पे तभी रह सकते हो, ये ऑफर दिया कि आप मेरे यहाँ किराए पे रह सकते हो लेकिन वेजिटेरियन ओनली, मतलब आप वेजिटेरियन हो तभी रहो वरना कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑफर कंडीशनल है, वैलिड है। ऑल वेल, समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट यहाँ पर बताए हैं। इनविटेशन टू ऑफर में आपको मैं एक केस स्टडी भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तो ये 7 के 7 पॉइंट हमने करे। अब एक बार नोट्स की तरफ चलते हैं बहुत ही तेजी से। ओके, तो ये है हमारे नोट्स में रूल्स अबाउट ऑफर। तो रूल्स अबाउट ऑफर को हम चलाते हैं। सबसे पहला ये क्या कह रहा है, एक मिनट बेटे। ओके, रूल्स अबाउट ऑफर में, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखो क्या है, दीपक ने राहुल को इनवाइट करा डिनर के लिए, राहुल ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ये सोशल ऑफर है। दीपक ने राहुल को ऑफर करा कार बेचने के लिए 10 लाख में, राहुल ने बोला ठीक है मैं कार खरीद लूंगा, तो ये मेरा बिजनेस ऑफर है। ऑल वेल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में क्या कह रहा है, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंटिल द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन मेड टू द ऑफरी। ऑफरी के पास कम्युनिकेशन अगर नहीं गई तब तक ऑफर हमारा पूरा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो यहीं पर हमने लालमन शुक्ला वाला केस जो है वो बताया था। तो यहीं से हमने लालमन शुक्ला वाला केस जो है अभी पढ़ा था। तो लालमन शुक्ला केस आप लोगों को याद होगा। नंबर 3 है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर की जो है वो सर्टेन होनी चाहिए और वेग, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को बोला वुड यू लाइक टू बाय माय कार, तो बी बोलता है यस आई विल गिव यू अ रीजनेबल प्राइस। व्हाट इज रीजनेबल प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल प्राइस, इज इट अ वैलिड ऑफर? नो, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज यहां पर सर्टेनिटी नहीं है। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। जैसे ए कहता है, ए इन द प्रेजेंस ऑफ बी सेज आई एम थिंकिंग टू सेल माई बाइक फॉर ₹50,000, दिस इज ओनली डिक्लेरेशन। पांचवा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक से, जब इंस्टीट्यूट की बुक से करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो पांचवा कह रहा है ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट the negotiation can start and the other person can be moved to make an offer। समझ गए? मतलब मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ताकि आप मेरे पास आओ, हम लोग बातचीत कर सकें और फिर बाद में आप मुझे एक ऑफर दे सको। ऑल वेल, जैसे लड़की ने एक इंफॉर्मेशन दी, एडवर्टीजमेंट दी अखबार में, तो कुछ लोग उसके पास आएंगे, उनसे उन्होंने नेगोशिएशन कुछ बात की होगी, नहीं जी हमें ऐसा लड़का चाहिए वैसा लड़का चाहिए, फिर कोई अच्छा लड़का मिल गया होगा उसके
प्रोफाइल से मैच करने वाला, उसने ऑफर दिया होगा। ऑल वेल, समझ गए? तो इट इज अ हिंट गिवन बाय सेलर टू प्रोस्पेक्टिव बायर, द बायर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द हिंट गिव्स ऑफर। ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल है डिस्प्ले ऑफ प्राइस ओवर गुड्स, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी, एडवर्टीजमेंट अबाउट ऑक्शन सेल और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कॉलेज। कॉलेज वाले भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो जो प्रोस्पेक्टस खरीदता है क्या सबका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में? नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। फिलहाल कॉलेज ने आपको एक इनविटेशन दिया है कि आप हमारे कॉलेज के बारे में पढ़ो, फिर आप ऑफर देना, फिर हम आपकी एलिजिबिलिटी देखकर एक्सेप्टेंस देंगे। अगर आप एलिजिबल हो गए तो यस, वरना नो। तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर है हमारा ऑफर मस्ट नॉट बी इन नेगेटिव इन टर्म्स, मतलब ऑफर में वो टर्म नहीं होनी चाहिए जो कि नॉन कंप्लायंस पे भी एक्सेप्टेंस मानी जाए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं आपको ये कह रहा हूँ एक हफ्ते में मेरी कार खरीद लेना, नहीं तो मैं मान लूंगा। एक हफ्ते में जवाब दे देना, नहीं तो मैं मान लूंगा आपने जवाब दे दिया, गलत। और अगला पॉइंट ये कह रहा है ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। क्लियर है? जैसे ए लैंडलॉर्ड ऑफर टू रेंट हिज हाउस ओनली टू ए वेजिटेरियन फैमिली इज ए कंडीशनल ऑफर। ठीक है जी। तो दो जगह से हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आ जाओ बेटे, अब आ जाओ मेन उस जगह पर जिस जगह की हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक। ऑल वेल, अब आपको ये मक्खन की तरह समझ में आने वाला। बच्चे कहते हैं कि सर बुक बड़ी टफ लगती है, बुक बड़ी टफ लगती है। आपको ये बुक सबसे आसान लगने वाली है। ठीक है? तो ये कह रहा है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, सबसे पहला इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। तो वही मेरी वाली बात, मैंने क्या बोला था, इट मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कह रहा ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। लॉ में आपका ऑफर जो आप दे रहे हो वो लॉ में एक्सेप्टेड माना जाए और साथ ही साथ वो लीगली रिलेशनशिप में माना जाए, यानी सोशल ऑफर मत देना। If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, चाहे किसी ने social invitation accept किया हो, does not create legal relation because it is not so intended. Example है, ए ने इनवाइट किया बी को अपने बर्थडे पार्टी पर, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन बी जब वेन्यू पे पहुंचा तो बी ने देखा कि ए तो है ही नहीं यहां पर। बी को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, उसने केस कर दिया ए के खिलाफ कि भाई मैं तेरे पास आया तेरी बर्थडे पार्टी पर, 600 रुपये ऊबर में लगे मेरे आने के, 600 रुपये मेरे जाने के, मैं तेरे खिलाफ केस करता हूं, तू मुझे पैसे दे, मेरा खर्चा। हेल्ड कोर्ट, हेल्ड मतलब क्या होता है बेटे? कोर्ट का डिसीजन। Held such an invitation did not create a legal relationship. It is a social activity, hence B could not succeed. अब मेरे को कोई बर्थडे में बुलाया, मान लो मैं चला गया, बर्थडे ही नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो क्या अब कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। बात कुछ समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं हो सकता। मैं किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकता क्योंकि सोशल ऑफर था। नंबर सेकंड ये कह रहा है, मैंने थर्ड पे बताया था, आपका ये सेकंड है, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। वेग मतलब क्या होता है? अनक्लियर। सॉरी, नॉट वेग मतलब होता है अनक्लियर, और वेग मतलब कि जो समझ में ना आ पाए। क्लियर है? एम्बिगुअस भी बोलते हैं इसको। तो इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग मींस अनक्लियर और इनडेफिनिट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। बड़ा अच्छा एग्जांपल यहां दिया हुआ है, ए ऑफर टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। अब ए ने बी को ये बताया नहीं कि कौन से ऑयल की वो डिमांड कर रहा है, कौन सा ऑयल वो बेचना चाह रहा है, और ए जो था वो कई सारे तरीकों के ऑयल बेचता था। तो यहाँ सर्टेनिटी तो नहीं है ना, इसीलिए ये ऑफर वैलिड नहीं है। तीसरा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? जिसको ऑफर दिया जाता है।
मतलब जिसके पास जो एक्सेप्टेंस देगा, और जिसने ऑफर दिया है वो ऑफर होता है। तो एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ए पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको आप ऑफर दे रहे हो, तो ऑफर कंप्लीट तभी होगा जब वो ऑफर उसको पता लग जाए, उसको कम्युनिकेटेड हो जाए। अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor. All well? तो this can be illustrated by the landmark case। देखो क्या लिखा है, landmark case of लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये केस मैंने अभी आपको पूरा का पूरा फैक्ट बताया है, और ये फैक्ट एज इट इज जो बताया, जबकि मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, इसके अंदर जो लिखा है उससे ज्यादा डिटेल में मैंने आपको ये केस बता दिया। ठीक है जी। अब चौथी बात ये कह रहा है कि जब भी कोई पर्सन ऑफर देगा तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले की एसेंट लेने की। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी इंटेंशन नहीं दिखानी। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। इफ आई एम डिक्लेयरिंग माई इंटेंशन देन दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। मैं सामने वाले को ऑफर दूं ताकि मैं उससे उसकी एक्सेप्टेंस ले सकूं, क्योंकि ऑफर का अकेले कोई काम नहीं है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तब जाकर एग्रीमेंट बनता है। ठीक है बेटे। तो ये कह रहा है ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी अड्रेस्ड एंड नॉट मेयरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। ठीक है जी। फिर ये कह रहा है ये कंडीशनल हो सकता है। तो मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए थे। एक मकान मालिक लैंडलॉर्ड टेनेंट से बोल सकता है कि भाई वेजिटेरियन ओनली, या यहां पर भी एक एग्जांपल है कि कोई एक बंदा सामान बेच रहा है तो बोलेगा भाई पेमेंट हम सिर्फ आरटीजीएस या एनईएफटी से लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट। तो यहां पर ऑफर में ये टर्म्स एंड कंडीशन चलती है और वो वैलिड होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है। सिक्स्थ बात कह रहा है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered accepted। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि तूने एक हफ्ते में हाँ नहीं बोला तो फिर हाँ मानूंगा। समझ गए। यहाँ वही एग्जांपल है, ए ने बी को, ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर ₹5,000 and if no reply by him in a week it would be assumed that B had accepted the proposal। this would not result into contract। all well। सेवंथ पॉइंट ये कह रहा है मेरे प्यारो ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। तो ये बात हमने ऊपर पढ़ी थी। ऑफर कौन सा हो सकता है, जनरल ऑफर भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल ऑफर कौन सा होता है सर, जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। सही है। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है। ये हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, और मैंने ऑफर की डेफिनेशन स्टार्ट करते वक्त ही ये वाला पॉइंट बता दिया था कि ऑफर आप एक्सप्रेस कर सकते हो और इंप्लाइड ऑफर भी होता है। इंप्लाइड कौन सा होता है, जैसे बस स्टैंड पे बस खड़ी हुई है, मतलब वो एक इंप्लाइड ऑफर दे रही है कि आओ और बैठ जाओ बस में। आप बैठ गए तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी। अब आप बस में बैठ गए तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अब आप बाद में मान लो आपको टिकट चेकर्स ने पकड़ लिया, अब आप कह रहे हो मैं तो गलत बस में बैठ गया, कौन हूं मैं। अरे मेरे गजनी भाइयों, यू हैव टू बाय द टिकट, क्योंकि आपने बस में चढ़ते ही अपनी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइडली दे दी। ठीक है जी। अब अगला है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, ए मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ए प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है कौन सा वाला, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि मैं अगर इनवाइट कर रहा हूं किसी को कि तुम आकर मुझे ऑफर दो, तो फिर ये ऑफर के एसेंशियल नहीं है, वो डिफरेंट होता है। इनविटेशन टू ऑफर इज द डिफरेंट थिंग, ऑफर इज डिफरेंट थिंग। ऑफर में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी तरफ से, इनविटेशन टू ऑफर में आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि तुम मुझे आकर एक्सप्रेस करो। ऑल वेल। तो वो ऑफर नहीं माना जाता। यहां पर एक केस आया था हार्वे वर्सेस फेसी। ये केस क्या था, ध्यान से सुनना।
मैं इस केस को पहले यहां पर समझा देता हूं। हार्वे वर्सेस फेसी, ठीक है। तो केस क्या था बेटे मेरे, कि कोई एक पर्सन था, उसने किसी दुकान वाले को, शॉप वाले को एक टेलीग्राफ लिखा। पुराने जमाने की बात है, लेटर से ही सब कुछ होता था, कि भाई आपके यहां पर बम्पर हॉल पेन, ये बम्पर हॉल पेन नाम से भी ये केस जाना जाता है। कोई पेन था, बड़ा मशहूर केस है ये बम्पर हॉल पेन के नाम से। इस पर्सन ने शॉप वाले को टेलीग्राम लिखा कि अगर आप अपना ये पेन मुझे बेचोगे तो सबसे कम लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगा इस पेन का, सबसे सस्ता, सबसे कम में आप कितने में बेच सकते हो। तो इस सामने वाले पर्सन ने, शॉप वाले ने, इसके टेलीग्राफ के क्वेश्चन का आंसर भेजा कि मैं बेच सकता हूं 900 पाउंड में। कितने पाउंड में? 900 पाउंड में। तो ओके, अब इस पर्सन ने क्या करा, एक टेलीग्राफ भेजा कि लाओ जी बेच दो, दे दो, मैं एक्सेप्टेंस देता हूं। और मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। पर्सन कहता ये वाला, मैं एक्सेप्टेंस देता हूं, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, आपने मुझे ऑफर दिया, मैं एक्सेप्टेंस देता हूं, हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया। तो बच्चा आप लोग ये बताओ, क्या यहाँ पर कोई एग्रीमेंट बना है? अरे तुम, इस बंदे ने, इस पर्सन ने सामने वाले से रेट पूछा मिनिमम, शॉप वाले ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। एक सिंपल, उसने कोई ऑफर थोड़ी दिया कि तुम आकर खरीदो मेरे से। हाँ, अगर तुझे खरीदना है तो तू जाके उसको बोल भाई क्या आप मुझे बेचोगे, फिर उसके ऊपर है कि वो बेचेगा या नहीं बेचेगा। अब यहाँ पर पर्सन ने बोला कि एक्सेप्टेंस दे दिए मैंने, बेचो। शॉप वाले ने मना कर दिया, भाई मैं क्यों बेचूं, आपने तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने हाँ बोल दिया। 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है, मैंने आपको ये थोड़ी, आपने मुझे ये ऑफर थोड़ी दिया क्या मुझे बेचोगे इतने रुपए में, तब मैं तुम्हें बोलता ना कि मैं बेचूंगा या नहीं। आपने तो जस्ट एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो भाई वो बंदा जो है, वो ये पर्सन जो है, वो लड़ गया उससे और वो कोर्ट चला गया। उसने कोर्ट में बोला कि जनाब मैंने इसको ऑफर दिया, इसने मुझे ऑफर दिया, मैंने इसको एक्सेप्टेंस दी। कोर्ट ने भी देखा इस केस को, कोर्ट ने कहा यार इस बंदे ने, पर्सन ने तो उसको बस कुछ क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो क्वेश्चन पूछना और ऑफर देना इज द डिफरेंट थिंग। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, भैया ये किताब कितने की है, आपने बोला 100 रुपए की, मैंने कहा दे दो, उसने कहा बेचने के लिए नहीं है। अब मैं उससे लड़ गया, आप ही ने तो बोला 100 रुपए की, आपने ऑफर दिया, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ। है नहीं बेटे, ये गलत है। समझ में आ गई बात? अब देखो केस पढ़ते हैं क्या हुआ। अच्छा, ये बंदा जो है वो केस हार गया। सुनना, इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल, ये केस था हार्वे वर्सेस फेसी 1893 का। इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल सक्सेंटली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, प्रीवी काउंसिल मतलब वो जो कोर्ट में जज बैठे होते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस क्या है। ठीक है। In the given case, the plaintiff, through a telegram, asked the defendant two questions, namely, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ मतलब वो बंदा होता है जो कोर्ट में केस करता है। तो केस किसने किया था? इस पर्सन ने। डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ केस किया जाता है, तो वो ये बंदा था। ठीक है। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, पहला क्वेश्चन, एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, अगर हाँ तो सबसे कम प्राइस मुझे बताओ। तो दो क्वेश्चन थे, अगर हाँ नहीं, इफ यस नहीं, एंड है बीच में। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। द डिफेंडेंट, वो जो दुकान वाला था बम्पर हॉल पेन, द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स। ऑल वेल। The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hole pen at 900. उसने कहा ठीक है, हम 900 में खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी उसको बेचने से मना कर दिया,
कह रहे भाई मैं बेचूंगा थोड़ी, तुमने तो प्राइस पूछा कितने का है, मैंने बता दिया इतने का। द प्लेंटिफ स्यूड, उसको गुस्सा आ गया, उसने डिफेंडेंट पे केस कर दिया कि भाई तूने मुझे ऑफर दिया है और मैं तुझे एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, अब तू बाउंड है अपने ऑफर के लिए। उसने बोला भाई मैंने तो ऑफर दिया ही नहीं। हाउ एवर द प्रीवी काउंसिल डिड नॉट एग्री विद द प्लेंटिफ। प्रीवी काउंसिल जो टीम थी जजों की, वो प्लेंटिफ से एग्री नहीं करे, ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल प्लेंटिफ हैड आस्क्ड टू क्वेश्चन, द डिफेंडेंट जस्ट रिप्लाई ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन बाय कोटिंग द प्राइस। अच्छा, प्लेंटिफ ने क्या बोला, विल यू सेल योर बम्पर अस बम्पर हॉल पेन, बम्पर हॉल पेन और एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। सामने वाले बंदे ने सिर्फ प्राइस बताया, क्या उसने ये बोला कि यस हम बेचने को तैयार है? ऐसा कुछ नहीं बोला ना उसने। तो बट रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल, उन्होंने विलिंगनेस टू सेल नहीं दिखाई। दस दे मेड नो ऑफर एट ऑल, उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया। देयर लॉर्डशिप हेल्ड दैट मतलब, लॉर्डशिप मतलब जो जज थे वहां पर लॉर्ड बोलते हैं, उन्होंने हेल्ड किया कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस एट विच द वेंडर वुड सेल कंटेन नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू द पर्सन हु हैड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस। ऑल वेल, समझ में आ गया जी? तो इनविटेशन टू ऑफर मैंने आपको बता दिया। एक और बात है, ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो इस केस में यही हुआ कि प्राइस ऑफर कर रहे हैं का मतलब ये ऑफर नहीं है। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाओ, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लिखा हुआ है 500 रुपए में जैकेट, आप खरीदने चले गए, आपने कहा ले 500 दे जैकेट, उसने कहा भाई बिकाऊ नहीं है, या ये बिक चुकी है, या मैं नहीं बेच रहा। तो आप बोलो भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी, तुमने मुझे ऑफर दिया प्लस एक्सेप्टेंस, बिजनेस ऑफर है, केस कर दूंगा। अरे उसने ऑफर दिया ही नहीं, उसने आपको इनवाइट किया कि आप आकर ऑफर दो। प्राइस शो करना ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है बेटे? एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, कह रहा है एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इनविटेशन टू ऑफर, इट मेयरली इनवाइट ऑफर और बिड मेड एट द ऑक्शन। अगर मैं ऑक्शन सेल के लिए ऑफर दे रहा हूं, सॉरी इनवाइट कर रहा हूं, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं होता। तो पढ़ रहे, इन केस ऑफ एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर द पर्सन मेकिंग द इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर रेदर इनवाइट, बल्कि वो जो इनवाइट कर रहा है, वो ऑफर दे ही नहीं रहा, वो तो इनवाइट कर रहा है अदर पार्टी को कि तुम आओ मेरे को ऑफर दो, क्योंकि तुम तो बहुत सारे बिडर्स आओगे, तुम में से जो अच्छी बोली लगाएगा उसको मैं अपना सामान बेचूंगा, सबको थोड़ी बेचूंगा। तो ये इनविटेशन टू ऑफर होगा। ऑल वेल, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑक्शनरी वगैरह, ठीक है, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। तो बेटे मेरे, यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा इनविटेशन टू ऑफर है, ये अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। आप एक बार यहां से लेकर इनविटेशन टू ऑफर से लेकर इसके डिफरेंस तक, यहां तक इतना, ये छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है। 2.21 पेज नंबर और 2.22 पेज नंबर, 2.21 और 2.22 आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस होमवर्क को करते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा एक बार, और फिर हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा एक रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का टॉपिक है, तो वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास स्टार्ट करेंगे रिवीजन के साथ, और फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑल वेल, आज की नहीं, मतलब जो आज का टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे।